देखिए हम लोगों को पढ़ना है जैव अणु। जैव अणु या इसको क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल, यानी कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जैव अणु या इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल। अब इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब होता है कि वह सभी यौगिक जो जीवों में पाए जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जीवों में पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, जैव अणु कहते हैं। जैव अणु कहते हैं। इसमें कौन कौन से अणु आते हैं, तो इसमें देखिए हमारा आ जाएगा क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा यानी फैट, एंजाइम और क्या, हार्मोन। इतनी चीजें आती हैं। तो पहला हम लोगों को क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट। अब पता है कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, देखिए नोट करेंगे इसे। देखिए पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसको देखो तीन तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को। पहला क्या कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:2:1 का होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 हो, तो ऐसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दूसरा डेफिनेशन क्या है, देखिए कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बन के हाइड्रेट को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, सामान्य सूत्र जो होगा वो होगा CnH2O का होल N, CnH2O का होल N। ये दूसरा डेफिनेशन हो। मतलब पहला क्या कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 हो। मतलब अगर उस कंपाउंड में कार्बन की संख्या 1 हो तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो, 2 हो, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो, 1 हो, तो ऐसे कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तीसरा देखिए कि ऐसे यौगिक जिनका जल अपघटन करने पर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन प्राप्त होते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब देखिए इसका मतलब है कि अगर कोई कंपाउंड है तो उसमें अगर उसका हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो हाइड्रोलिसिस कराने पर पॉली का मतलब एक से ज्यादा, और हाइड्रोक्सी मींस OH, मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप, और क्या मिले, या तो एल्डिहाइड मिले या फिर क्या मिले, कीटोन मिले, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसके कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सा आता है, तो देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज,
कहेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे कि ये मोनोसेकेराइड नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसे क्या बोला जाएगा, उसको मोनोसेकेराइड कहेंगे। दूसरी बात देखिए, हमें डिटेल में पढ़ना है इसको। अलिगोसेकेराइड एक टाइप होता है, एक क्या होता है पॉलीसेकेराइड। तो पहला देखिए, पहला हमारा जो हेडिंग होगा वो हम लोगों को पहला पढ़ना होगा मोनोसेकेराइड। पहला क्या पढ़ना होगा, मोनोसेकेराइड। अब आइए देखते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। देखिए मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड हिंदी में भी इसको मोनोसेकेराइड ही बोला जाएगा, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड। अब यहां देखिए इसमें करना क्या है आपको कि ये एक सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, सबसे क्या है सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरलतम क्या है कार्बोहाइड्रेट है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। इसका जल अपघटन, जिसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब इसका हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है, इसका जल अपघटन नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें कार्बन की संख्या 3 से 7 तक होती है। कितनी होती है, 3 से 7 तक होती है। कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 से 7 होगी। अब आप देखिए कि मान लीजिए कंसीडर कीजिए नंबर ऑफ कार्बन, तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या होगा, नेम ऑफ कार्बो या रूट वर्ड लिखेंगे, रूट वर्ड मूल शब्द। और फिर उसके बाद अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको क्या लिखा जाएगा, और अगर कीटोन ग्रुप है तो उसको क्या लिखा जाएगा। यहां देखिए अगर 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, कितना हो सकता है 7 हो सकता है। कितना 3 4 5 6 और बहुत फायदा हो। देखिए अब 3 4 5 6 और कितना हो गया 7। अब 3 के लिए क्या लिखा जाएगा ट्राई, और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या लिखेंगे ओज, तो ट्राईओज हो गया। 4 के लिए क्या हो जाएगा टेट्रोज, 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंटोज, 6 के लिए क्या हो जाएगा हेक्सोज, 7 के लिए क्या हो जाएगा हेप्टोज, 7 के लिए क्या हो जाएगा हेप्टोज। अब देखिए अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर क्या है एल्डिहाइड है तो उसे बोला जाएगा एल्डोट्राइओज, क्या कहेंगे एल्डोट्राइओज। अगर कीटोन है तो उसे क्या कहा जाएगा कीटोट्राइओज, ये हो जाएगा एल्डो टेट्रोस, ये हो जाएगा कीटो टेट्रोस, ये हो जाएगा एल्डो पेंटोस, ये हो जाएगा कीटो पेंटोस, और ये हो जाएगा एल्डो हेक्सोज, और ये हो जाएगा कीटो हेक्सोज, और ये हो जाएगा एल्डो हेप्टोस, और ये हो जाएगा हमारा क्या कीटो हेप्टोज। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई मान लीजिए मोनोसेक्राइड है, उसमें कार्बन 3 है तो जनरली उसका रूट वर्ड ट्राईओज होगा। ट्राई और ओज किसके लिए लगाते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, लेकिन एल्डो इसलिए लगाया गया क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड है, 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एल्डोट्राईओज। अगर कीटोन है तो कीटोट्राईओज। ऐसे 4 के लिए टेट्रोज लिखा जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोटेट्रोज, और कीटोन है तो क्या हो जाएगा कीटोटेट्रोज। 5 के लिए पेंटोज तो एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज। कर लेंगे ना, तो नोट करो पढ़े रहो। अब देखिए मोनोसेक्राइड में हमको पढ़ना क्या है ग्लूकोज पढ़ना है। क्या ग्लूकोज पढ़ना है, ये हमारे सिलेबस में, मतलब हमें ग्लूकोज के बारे में पढ़ना है। अब सवाल है कि ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O
6 होता है। अब ये भी एक मोनोसेकेराइड ही है। मोनो क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 6, और जिसमें 7 कार्बन तो होंगे 3 से लेकर के 7 तक, वो किसके अंतर्गत आएगा? मोनोसेकेराइड के। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? मोनोसेकेराइड। ये भी क्या है? मोनोसेकेराइड है। इसका दूसरा नाम क्या होगा? तो यहां देखिए 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है ना, तो 6 के लिए क्या? हेक्स, और कार्बोहाइड्रेट है इसलिए ओज, और एल्डिहाइड ग्रुप होने के कारण इसका नाम हो जाएगा एल्डोहेक्सोज। तो इसका दूसरा नाम क्या होता है? एल्डोहेक्सोज। यानी ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है? एल्डोहेक्सोज। दूसरी बात देखिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमें पता है कि ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड्स है जिसका सामान्य सूत्र C6H12O6 है, तथा इसका दूसरा नाम एल्डोहेक्सोज है। क्या है? एल्डोहेक्सोज है। दूसरा नाम इसका क्या है? एल्डोहेक्सोज है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो देखिए स्ट्रक्चर में टोटल कितने कार्बन? 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। एक नंबर पर एल्डिहाइड कर देंगे COH, तो यहां लास्ट में 1 2 3 4 5 और क्या 6, और लास्ट में हो जाएगा CH2OH। फिर ये OH, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? OH, फिर H, फिर OH, और ये हो जाएगा H, और ये हो जाएगा क्या? OH, और ये हो जाएगा क्या? H। तो ये किसका है? ये स्ट्रक्चर है किसका? स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ये हम लोगों को पहले से पता है कि इस तरीके से होता है। कैसे इसको निकाला गया इसके लिए भी हमें रिएक्शन पढ़ना होता है, तो इतना नोट करो। अब दूसरा देखिए क्या है? दूसरा है बनाने की विधि। ग्लूकोज बनाने की विधि। कैसे इसका प्रिपरेशन किया जाएगा, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो यहां देखिए 2 तरीके से बना सकते हैं हम। पहला देखिए किससे? सुक्रोज से। किससे? सुक्रोज से। तो यहां देखिए हम कह सकते हैं सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज प्राप्त होता है। मतलब अगर किसी भी सुक्रोज का क्या कराया जाएगा? जल अपघटन कराया जाएगा, तो वहां से हमें क्या मिलेगा? फ्रक्टोज मिलेगा और ग्लूकोज मिलेगा। अब सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? C12H22O11, ये होगा सुक्रोज का फार्मूला। इसका जल अपघटन मींस H2O के साथ रिएक्शन कराना है। किसके साथ? H2O के साथ। तो H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे। अब अपघटन का मतलब है कि इसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए क्या होगा कि इस सुक्रोज को H2O के द्वारा तोड़ा जाएगा। तो तोड़ेंगे तो देखिए 12 कार्बन है, तो 12 में 2 भाग में टूटेगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहां देखिए 22 है, और 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24। तो इसका मतलब ये 12 में टूट जाएगा, और यहाँ 11 और 1 कितना है? 12 है, तो इसका मतलब ये 6 में टूट जाएगा। तो यानी 2 कंपाउंड बनेंगे, एक C6H12O6 और दूसरा भी C6H12O6। एक को बोला जाएगा क्या? ग्लूकोज, और एक को बोला जाएगा क्या? फ्रक्टोज। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। इसमें कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। और इसमें हमारा कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। इसमें कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। ठीक है। अब दूसरा मेथड क्या है? तो दूसरा देखिए
स्टार्च का, स्टार्च से आप बना सकते हैं, किससे बना सकते हैं, स्टार्च से। तो स्टार्च का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर मोनोसेकेराइड के, मोनोसेकेराइड, मोनोसैकेराइड, और मोनोसेकेराइड में कौन, ग्लूकोज के कई अणु प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, जिसमें देखिए हमारा क्या है, जैसे स्टार्च का फार्मूला, स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, तो C6H10O5 और ओवरऑल क्या हो जाएगा, N। अब N मीन्स N की वैल्यू 10 से ज्यादा ही रखनी होती है, तो जितना N होगा उतने NH2O आपको लेने पड़ेंगे। तो यहां देखिए 6, तो कार्बन में तो कोई चेंज होना नहीं है, तो ये C6 ही रह जाएगा, C6, और 10 और 2 कितना हो गया, 12, H12O6, यानी ये बन जाएंगे, कई अणु बनेंगे किसके, ग्लूकोज के। तो इसका मतलब कि अगर हमें ग्लूकोज बनाना है तो हम सुक्रोज से भी बना सकते हैं, और किससे बना सकते हैं, स्टार्च से। सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलेगा, और अगर स्टार्च का जल अपघटन किया जाएगा तो हमें मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। नोट कर लो दोनों। अब देखिए, अब अगला हमको पढ़ना है ग्लूकोज की संरचना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से कम आपको 1-2 नंबर का मिल ही जाएगा। ग्लूकोज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले जैसे हम लोग बना लेते हैं कि इसमें 5 OH है, 1 CHO है, तो इस बात की पुष्टि कैसे लगी। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि ग्लूकोज HI के साथ अपचयित होकर N-हेक्सेन देता है। HI के साथ क्या होकर अपचयित होकर N-हेक्सेन देता है। इससे यह सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में उपस्थित सभी 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं, एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। इसका मतलब है कि अगर ग्लूकोज का रिएक्शन हम करा दें किसके साथ, HI के साथ, किसके साथ, HI के साथ, और HI के साथ फास्फोरस भी होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दे देगा N, और या अपचयित ना लिख के सीधे लिख दीजिए के साथ अभिक्रिया करके, क्योंकि यहां दोनों हो सकता है। N हो जाएगा CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 और एक क्या हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या, N-हेक्सेन। क्या हो गया, N-हेक्सेन। तो यहां देखिए जब ग्लूकोज, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज की अपक्रिया HI के साथ, HI एवं फास्फोरस के साथ कराने पर क्या होगा, तो हमें ये कहेंगे कि N-हेक्सेन प्राप्त होगा। इसका मतलब कि जो ग्लूकोज में 6 कार्बन हैं वह 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। इस रिएक्शन से हमें यह पता चलता है कि ग्लूकोज में उपस्थित 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है इसमें, सेकंड आपसे कह रहा है कि अगर ग्लूकोज की अबक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन, इससे हाइड्रोक्सिल एमीन मीन्स NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन मीन्स NH2OH से कराया जाता है तो ऑक्सिम प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है, ऑक्सिम
प्राप्त होता है, इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कौन सा समूह उपस्थित है? कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है। अब देखिए इसका अगर ग्लूकोज का रिएक्शन यानी COH का होल फोर CH2OH, और इसका रिएक्शन हम करा देंगे किससे? NH2OH से। किससे? NH2OH से। तो इसका दोनों हाइड्रोजन और इसका एक ऑक्सीजन यहां से क्या निकल जाएगा? H2O। तो ये हमारा बन जाएगा CO, C डबल बॉन्ड N OH H और CHOH का होल फोर और CH2OH। इस टाइप के प्रोडक्ट को क्या बोला जाएगा? ऑक्सिन। इट मींस कि अगर ग्लूकोज की अपक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराया जाता है तो हमें ऑक्सिन प्राप्त होता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है, नोट कर लो इसको।